দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ রয়েছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। है मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग इंफो पढ़ रहे थे कि मतलब फाइनल अकाउंट्स को समझने के लिए हमें नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बहुत सारी चीज हम लोगों ने सीखा और कुछ पॉइंट्स बाकी है वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का टाइम हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखते हैं कितना तक हम लोग का हो पाता है। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से वही कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सेल्स का मतलब हमेशा फाइनल अकाउंट में नेट सेल्स लिखना होता है। ठीक है, सेल्स का मतलब नेट सेल्स। ठीक है, अब नेट सेल्स का मतलब क्या है? नेट सेल्स का मतलब होता है ग्रॉस सेल ग्रॉस सेल्स माइनस क्या होता है? रिटर्न सेल्स। इन व्हाट? हाँ, रिटर्न इनपुट, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनपुट, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनपुट। अच्छा, अब ये ग्रॉस सेल में कैसा सेल आता है? ग्रॉस सेल में आता है, टोटल से। हाँ, क्रेडिट और कैश दोनों ही आता है। क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल, इसी को बोलते हैं टोटल सेल्स। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हम लोग सेम तरीके से यहाँ फाइनल अकाउंट्स में परचेज का मतलब होता है नेट परचेज। ठीक है। अच्छा, अब नेट परचेज का मतलब क्या होगा फिर? ग्रॉस। ग्रॉस परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। हाँ, ग्रॉस परचेज माइनस रिटर्न आउटपुट, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटपुट। ठीक है, और ग्रॉस परचेज का मतलब होगा वही, क्रेडिट परचेज भी आएगा और कैश परचेज भी आएगा, दोनों तरीके का चीज आता है। ठीक है, इसीलिए फाइनल अकाउंट्स जैसे मैचिंग कंसेप्ट के साथ बनता है, ये एक्रूअल बेसिस पे भी बनता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब जैसे देखो कि क्रेडिट परचेज किया हम लोगों ने, तो अभी तो कैश तो पे किया नहीं, या फिर क्रेडिट सेल किया तो एक्रू हुआ है ना मेरा इनकम, बट इनकम अभी तक रिसिप्ट तो नहीं हुआ, फिर भी दिखाना पड़ेगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर का है, मतलब जिस पीरियड का फाइनल अकाउंट्स बन रहा है उस पीरियड का कैश सेल या उस पीरियड का क्रेडिट सेल, दोनों ही हमें दिखाने के लिए बोला जाता है। चाहे उसमें हम लोग का मतलब कैश सेल में तो पैसा रिसीव हो रहा है, क्रेडिट में तो हो नहीं रहा है पैसा रिसीव, फिर भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ड्यूरिंग द ईयर का दिखाना है, किसी और पीरियड का हम लोग नहीं दिखाएंगे, ना तो प्रीवियस पीरियड का ना तो हमारा कमिंग पीरियड का दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एक्रूवल कंसेप्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बनता है वो तो पता ही है, चलो हम थोड़ा सा बताएंगे। तो इधर लिखा जाता है लाइबिलिटी, इधर लिखा जाता है एसेट्स। तो एसेट्स में सबसे पहले हम लोग नॉर्मली लिखते हैं फिक्स्ड एसेट, अब इसका भी कंसेप्ट बताएंगे। फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या क्या आ सकता है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर,
पेटेंट, कॉपीराइट, फर्नीचर, पेटेंट, कॉपीराइट, इसके अलावा करेंट एसेट, जिसमें कैश, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये इस तरीके का आइटम आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा आइटम हो सकता है, और ये इधर बन जाएगा टोटल। अच्छा, जिसमें से करेंट एसेट का मतलब क्या होता है? करेंट एसेट का मतलब, करेंट एसेट का मतलब कैसा एसेट को हम लोग करेंट एसेट कहते हैं? অল্প সময়ের জন্য হয়। हाँ, कम समय के लिए। वो समय कितना, সময়টা কত আর কম সময়ের জন্য কি হয়? 1 ইয়ার্স আর তাড়াতাড়ি ক্যাশে কনভার্ট হয়ে যায়। यही पूछना चाहते हैं। इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, मेन बात ये है। इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ के अंदर ये इस कन्वर्ट हो जाता है कैश में। जैसे कैश तो कैश ही है। डेटर तो नॉर्मली बिजनेस का डेटर अगर 1 ईयर के अंदर पैसा नहीं दिया तो वो कैसा डेटर है? वैसा थोड़ी होता है कि हम आज बेचे 5 साल बाद किसी से पैसा रिकवर करेंगे, ऐसा नहीं होता। स्टॉक अगर मेरा हर साल का स्टॉक अगर उसी विद इन द ईयर नहीं बिक रहा है तो मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इसका मतलब। ठीक है, तो इस तरीके का आइटम जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, उसको हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट। और फिक्स्ड एसेट किसे बोलेंगे? फिक्स्ड एसेट का অনেক जो বেশি मेन, সময় ধরে। हाँ, मोर देन 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए इसका बेनिफिट हमें मिलता है। गेटिंग बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, गेटिंग बेनिफिट फॉर, बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। 12 मंथ से ज्यादा अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है किसी एसेट से तो उसे फिक्स्ड एसेट बोला जाता है। जैसे बिल्डिंग, ऐसा थोड़ी है कि ये अकाउंटिंग ईयर में हम लोगों ने बिल्डिंग खरीदा और इसी में इसको यूज करके खत्म कर देना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिल्डिंग कम से कम चलता है 10 साल 20 साल। ठीक है, जैसा जो होता है प्लांट मशीनरी फर्नीचर पेटेंट कॉपीराइट, जिसमें से पेटेंट कॉपीराइट जो है ये इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है। अच्छा, इधर हम लोग क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल, फिर इसमें अगर प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट ऐड होगा, कौन सा वाला? नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर लॉस कमाया तो नेट लॉस एडजस्ट करेंगे। फिर जो आएगा उसमें अगर किसी तरीके का ड्राइंग्स हुआ है तो वो लेस करेंगे। इसके अलावा बैंक लोन, लोन फ्रॉम अदर, फिर आता है करेंट लायबिलिटी। तो देखो, ये जो बैंक लोन और लोन फ्रॉम अदर, ये नॉन करेंट लायबिलिटी। तो ये क्या है? ये ऊपर जो दिख रहा है
ये इसको एक्चुअली नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं, इसको बोलते हैं ओनर्स इक्विटी, ठीक है। ओनर्स का ये डेटा होता है। तो एक्चुअली बैलेंस शीट वैसे तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लाइबिलिटी और एसेट। एक्चुअली ये होता है कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट, ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। और लाइबिलिटी का एक्चुअली मतलब होता है कि जो हमें आउटसाइडर को पे करना है, जैसे देखो बैंक लोन आउटसाइडर को पे करना है, लोन फ्रॉम अदर आउटसाइडर को, थोड़ी ना कैपिटल का ये जो बैलेंस है किसी को पे करना है, नहीं। तो इसीलिए ये मेरा नॉन करेंट लाइबिलिटी है, ये जो पोर्शन है, ठीक है। बट ये ऊपर का पोर्शन ओनर्स इक्विटी होता है। अच्छा, अब करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? क्रेडिटर आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा, प्रीपेड इनकम आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब करेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशंस पे विद इन 12 मंथ्स। ये ऐसा ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू पे विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। और ये जो है, ये नॉन करेंट लाइबिलिटी जो है, ये ठीक है, ये नॉन करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है। एनसीएल लिख दिया, इसका ऑब्लिगेशंस भी है कि पे करना है, बट मोर देन 12 मंथ्स, ऑब्लिगेशन टू पे मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। ये मोर देन के लिए मैंने ग्रेटर देन साइन दे दिया क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ रहा है इस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस शीट का मोरलेस ये कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस शीट जो बनता है वो दो तरीके से बनता है, एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे। अब ये वाला कौन सा है, मतलब ऑर्डर ऑफ परमानेंस है कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, वो समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मैनर in which assets and liabilities are shown in balance sheet, B/A3। एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं, एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब होता है मोर लिक्विड एसेट्स आर shown फर्स्ट। बोल रहा है कि जो ज्यादा लिक्विड एसेट है उसे पहले दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो मुझे एक चीज बोलो, करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में ज्यादा लिक्विड कौन करेंट है? एसेट। हाँ, लिक्विड मतलब इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। तो सबसे पहले करेंट एसेट दिखाएंगे, उसके बाद फिक्स्ड एसेट दिखाएंगे। अगर इस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग नहीं बनाते, नॉर्मली हम लोग फिक्स्ड एसेट के बाद ही करेंट एसेट लिखते हैं, बट इस फॉर्मेट में भी बनता है। तो अगर करंट एसेट एसेट साइड में अगर स्टार्टिंग करंट एसेट दिखेगा, तो फिर लाइबिलिटी साइड का स्टार्टिंग क्या दिखेगा ऑटोमेटिकली? करेंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी। और इधर क्या दिखेगा? नॉन करेंट, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ परमानेंस में लिखेंगे कि लेस लिक्विड एसेट आर
shown first. जो लेस लिक्विड है वो पहले दिखेगा, तो लेस लिक्विड कौन सा है? फिक्स्ड एसेट। फिर क्या दिखेगा? करेंट एसेट। तो उस हिसाब से लाइबिलिटी साइड में क्या दिखेगा? नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और इधर क्या दिखेगा? करेंट लाइबिलिटीज। तो क्या कैपिटल कहाँ दिखेगा फिर, अगर ऐसा सोच रहे हो तो देखो, करेंट लाइबिलिटी, उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी, और नेक्स्ट जो है हमें कैपिटल दिखेगा। अच्छा, अब हम लोग नॉर्मली कौन सा फॉलो करते हैं? ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ये वाला फॉलो करते हैं। मतलब हम लोगों को ये जो बना है ये किस बेसिस पे बना है? ऑर्डर ऑफ परमानेंट। तो ये वाला फॉलो हम लोग को करना पड़ेगा। पहले फिक्स्ड एसेट, फिर करेंट एसेट, पहले कैपिटल वगैरह, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, इस तरीके से बनेगा। ठीक है। এইটা লিখেছি, এই সেলস মানে নেট সেলস এর এইটুকুটা। তারপরে এখানে একটা ব্যালেন্স শিট বানিয়েছি, ঠিক আছে। তারপরে এইটা লিখলাম যে ব্যাস এইটুকু লিখেছি, আর কিছু না। তোমার 2 পাতা রাখলেই হয়ে যাবে। আমার তো এখানে একটু ছোট ছোট পেজ আছে। ठीक है, देखो, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ये हम बोल रहे थे कि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, लिक्विडिटी के हिसाब से, परमानेंस के हिसाब से। लेकिन हम लोग हमेशा परमानेंस के हिसाब से बनाते हैं। परमानेंस का मतलब होता है पहले फिक्स्ड एसेट लिखेंगे फिर करेंट एसेट लिखेंगे, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, पहले फिक्स्ड एसेट फिर क्या लिखा है? करेंट एसेट। ये कुछ एग्जांपल्स दिए, এটাকে শর্টে লিখে নেবে, B/D করে নেবে, প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারি, তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है? जो एसेट्स को फिक्स्ड एसेट उसी को बोलेंगे जिससे हमें मोर देन 12 मंथ्स का बेनिफिट मिलता है, जिससे हमें लेस देन 12 मंथ्स का बेनिफिट मिलता है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, वो करेंट एसेट होता है। जिसका पेबल का ऑब्लिगेशन विद इन 12 मंथ्स, वो करेंट लाइबिलिटी। जिसका मोर देन 12 मंथ्स, वो नॉन करेंट लाइबिलिटी। इसको कुछ वैसे बोलते नहीं है, बट बैलेंस शीट का एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी। लेकिन हम लोग बोलते हैं एसेट लाइबिलिटी, बट कैपिटल ये कोई आउटसाइडर को पे करने वाला लाइबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, बस इतना बताया था। और इधर ये जो बताया है कि सेल्स का मतलब नेट सेल हमेशा लिखना है ट्रेडिंग में, और परचेस का मतलब नेट परचेस लिखना है हम लोग को। नेट सेल का मतलब ग्रॉस सेल से सेल्स रिटर्न लेस, यहाँ से ग्रॉस परचेस से परचेस रिटर्न लेस। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ट, इसका दूसरा नाम हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ट। ग्रॉस सेल का मतलब क्रेडिट कैश सेल, और इसका मतलब क्रेडिट और क्या बोलते हैं कैश परचेस। बस और कुछ नहीं बोला है। और ये जो मैंने बोला है कि ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट। तो जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एडजस्टमेंट जो फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बनाते हैं, जब हम लोग मतलब परफॉर्म करते हैं, तो वो एक्चुअली ट्रायल बैलेंस ही तो हम लोग मतलब सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा ट्रांजैक्शंस दे दिया जाता है। रियलिटी में क्या होगा, फिर उससे हम लोग क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड करना। ठीक है, फिर उससे क्या बनाएंगे? क्लासिफाई करने के लिए लेजर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग करना, मतलब वही रिकॉर्डिंग डेटा को हम लोग पोस्ट कर देते हैं। फिर क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है अकाउंट्स का समरी दिखाना, है ना। सारे अकाउंट्स का समरी हम लोग वहां दिखाते हैं। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे देखने में होता है? तो वो कुछ ऐसा देखने में होता है, ये देखो, इस तरीके से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। हाँ, इधर होता है डेबिट, इधर होता है क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है डेबिट मतलब क्या क्या आइटम रहता है? एसेट एंड एक्सपेंस।
हाँ, और ये वाला होता है लाइबिलिटी एंड इनकम, ये होता है। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल शुरू करते हैं कि एडजस्टमेंट हम लोग का कैसे रहेगा। जैसे मान लो एक ट्रायल बैलेंस दिया, मैंने सिर्फ टी डॉट बी लिखा है क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा चीज करेंगे तो पूरा लिखेंगे तो समय जाएगा। अब इधर एक डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, ये एक डेबिट और ये क्रेडिट। यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो डिप्रिशिएशन, किधर लिखा हुआ रहेगा बोलो, डेबिट साइड में। डेबिट। मान लो, हाँ डेबिट, मान लो 20 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब और एक ट्रायल बैलेंस है, दोनों का फर्क बताना है, ठीक है। और एक ट्रायल बैलेंस है, और यहाँ पर इस ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट बोल के, डिप्रिशिएशन ऑफ ₹20, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, तो ये दोनों में फर्क क्या है। डिप्रिसिएशन तो ऑलरेडी মানে adjustment হয়ে গেছে, মানে এটা এই জার্নালি করার পর মেজারমেন্ট করে দিয়েছি, তারপর ডেবিট ম্যাচ করার জন্য এটা ফাইল হচ্ছে। আর এটা জার্নালি যদি কিছু মানে দিক মডেল করতে হবে, জার্নালি করে পোস্টিংও করতে হবে। बोलो और कोई बोलोगे, बोलो ना स्ट्रीम के बोलছিল। এটা ট্রাই ব্যালেন্স করার পরে দিয়েছে, সো এটা ট্রাই ব্যালেন্সে যাবে না। ট্রায়াল ব্যালেন্সে যাবে না, ট্রাই না, ব্যালেন্সের দিয়েছে আর কি হ্যাঁ করার। এইটা হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে আছে, এটা ট্রায়াল ব্যালেন্সের বাইরে আছে, আচ্ছা। এরকম রেখেছে। तो इसका मतलब क्या होता है ना, देखो ये इसके अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस में था, उसका हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास किया था, उसका हम लोगों ने लेजर भी बनाया था, तभी तो वो ट्रायल बैलेंस में आएगा। क्योंकि लेजर बनता है जो जो अकाउंट का, वही अकाउंट तो हमें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। अब ये बाहर में है, इसका मतलब क्या है, इसका अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एरर ऑफ, क्या बोलेंगे, ओमिशन। ओमिशन, हाँ omission। क्यों बोला, तो क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लगा ही है, ये तो कोई क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, मतलब हम लोगों ने इसका एंट्री हाँ नहीं किया, ठीक है। मतलब कुछ भी हो, वो ट्रायल बैलेंस तक नहीं पहुंचा, तो इसीलिए वो कहाँ दिख रहा है, बाहर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये मानो कि इस ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने ना तो रिकॉर्ड किया, ना तो उसका पोस्टिंग किया, ना तो वो ट्रायल बैलेंस में आया, तो फिर अब उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्योंकि ओमिशन का मतलब क्या सीखा था हम लोगों ने, जब रेक्टिफिकेशन वगैरह किया था, अगर नहीं भी किया है या भूल भी गए हो तो इसका मतलब यही था कि नहीं किया है तो अभी करना पड़ेगा ना, गलती से कुछ लिखना भूल गए तो अब लिख लोगे, गलती सुधार लोगे, तो एरर ऑफ ओमिशन हो जाता है। इसको बोलते हैं एरर ऑफ, मतलब जितना एडजस्टमेंट बाहर दिख रहा है ना, उसमें कुछ एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने बाद में कैलकुलेट किया लाइक क्लोजिंग स्टॉक, इसीलिए वो बाहर दिख रहा है। बट ये वाले को पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे, इस ट्रांजैक्शन को एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। अच्छा, अब लिखते हैं, इसमें लिखो, whenever balance are appearing in trial balance, whenever बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सभी क्या दिखता है, सारे अकाउंट्स का बैलेंस ही तो दिखता है। जैसे कोई एक अकाउंट्स बना, यहाँ कुछ डेटा है, यहाँ कुछ डेटा, यहाँ अब मान लो टू बैलेंस सीडी कुछ आंसर आए, वही तो हम लोग सॉरी वही तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, लिखते हैं ना, सारे अकाउंट्स का क्या लिखते हैं, बैलेंस ही तो लिखते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस मेथड। एक टोटल मेथड भी होता है बट उसका यूज हम लोग उतना नहीं करते, ठीक है। whenever balance are appearing in trial balance indicates the transaction has been already recorded and posted।
तो देखो जो मैंने अभी डिस्कस किया या तुम लोग बोल रहे थे वही चीज लिखा कि व्हेनेवर बैलेंस आर अपियरिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब पहला वाला ट्रायल बैलेंस की बैलेंस मुझे उसी के अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड, मतलब जर्नल एंट्री भी हुआ था और लेजर पोस्टिंग भी हुआ था, तभी पॉसिबिलिटीज ये है कि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ठीक है। इफ आइटम इज नॉट अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, if item is not appearing in trial balance, it means transaction has not recorded and posted। तो इसका मतलब अगर बाहर दिख रहा है तो उसका जर्नल एंट्री भी नहीं हुआ, अब जर्नल नहीं हुआ तो लेजर हो ही नहीं सकता है, तो बोला है नॉट रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड, ठीक है। फिर लिखो सिंस ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड, फिर भी ट्रायल बैलेंस बना, ठीक है। मतलब एक आइटम पोस्टेड नहीं हुआ, रिकॉर्डेड नहीं हुआ, फिर भी ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। सिंस ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट मीन्स journal and ledger has already closed, journal and ledger has already closed। Now to record these transactions, we need to take direct impact in final accounts। मतलब समझ रहे हो, बोल रहा है कि देखो ये डेप्रिसिएशन बाहर है, ठीक है, फिर भी ट्रायल बैलेंस तो बना, ठीक है, फिर भी ट्रायल बैलेंस क्या हुआ है, बना हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। यहाँ तो और बना नहीं सकते, अब इसको थोड़ी ना इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते ना, तो हम लोग को क्या करना है, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में दिखाना है, वही बोला है सिंस ट्रायल। Since trial balance has been prepared, it means journal and ledger already closed. Now to record the transaction जो नीचे दिखता है, we need to take direct impact in final accounts। तो वो जो एडजस्टमेंट है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फाइनल अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। वो जर्नल लेजर थ्रू ट्रायल बैलेंस कभी भी फाइनल अकाउंट्स में नहीं आएगा, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग एक एक करके एडजस्टमेंट सीखेंगे, जैसे कि पहला एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो सबसे पहले इसका एंट्री बताओ क्या होता है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, ओ स्लैश एस लिखा है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंसेस डेबिट है ये हम लोग का क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस, ये आइटम हम लोग का क्या है, एक्सपेंस। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है लाइक, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा देखो। तो ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में कहाँ होगा, या तो ट्रेडिंग पीएल में या तो बैलेंस शीट में, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट फिर कैसे होगा, तो
हाँ देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ लिखते हैं, दो जगह पे ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट। तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा? एक्सपेंसेस बोल के ये, हाँ पीएल में एक्सपेंसेस बोल के ऐड हो जाएगा, हाँ, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखो। करेंट लाइबिलिटी, है ना, लाइबिलिटी साइड में करेंट लाइबिलिटी आ जाए, करेंट लाइबिलिटी के अंदर चला जाए। अच्छा, तो देखो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट देते हैं 50 पे बेस्ड। यहाँ लिखा हुआ है, मान लो सैलरी 1000 किधर जाएगा? डेबिट में। एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है, ये क्लोज है, ठीक है, उसका डेटा कुछ नहीं लिख रहे क्योंकि एक ही आइटम लिखा है ना, तो टोटल को लिख नहीं सकते। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹100, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? सबसे पहले अगर एंट्री देखे, इसका ये क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम दोस्तों, इसका सोल्यूशन करना, तो सोल्यूशन कैसे करोगे? सबसे पहले अगर एंट्री देखेंगे तो एंट्री क्या होगा? सैलरी हाँ, अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी कितना लिखेंगे? 100। अब ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे, यहीं पर बना देते हैं छोटा सा। तो सबसे पहला रूल्स क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी डेटा है उसको एक बार पुट कर देना है, जो जहां जाएगा। सैलरी कहा जाता है पीएल, तो पीएल मान लो ये ट्रेडिंग इधर खत्म हो गया, हाँ, ये मान लो इधर पीएल बना रहे, तो टू क्या लिखेंगे? सैलरी कितना लिखेंगे? 1000 इनर कॉलम में, क्योंकि 1000। इसमें एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो अब ये देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब सैलरी को और बढ़ाओ, तो ऐड इसीलिए करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 तो हो गया 1100, और ये लाइबिलिटी साइड में इधर क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओ, करंट एसेट, लाइबिलिटी। एसेट लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग 1, करेंट लाइबिलिटी के अंदर। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? अच्छा, इसके बाद लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का पहला बात है कि एंट्री क्या होता है? एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है? बाय साइड হবে আর ব্যালেন্স শিট অ্যাসেট সাইডে যাবে। बैलेंस शीट में एसेट साइड में करेंट एसेट, ठीक है, और ट्रेडिंग पीएल में क्या हो जाएगा? एक्सपेंस जो है वहां से लेस हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस पेड इन एडवांस है। तो थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे कि हम लोग का फाइनल अकाउंट जो है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है ना, एक्रूअल बेसिस पे बनता है। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब हो जाता है अगर कुछ एक्रू है तो हमें दिखाना पड़ेगा, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर का होना चाहिए। तो प्रीपेड का मतलब क्या हो गया? इस साल का नहीं है, कमिंग ईयर का है, इसीलिए तो उसको प्रीपेड बोल रहे हैं कि टाइम नहीं हो उसके पहले पे कर दिया। तो क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे होता है तो हम लोग प्रीपेड कोई आइटम नहीं दिखा सकते, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेस कर देना, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इस पे,
হ্যাঁ, আগে থেকে অ্যাড থাকবে, মানে যেটা তোমার ট্রায়াল ব্যালেন্সের ভেতরে আছে সেটা রিগার্ডিং ইনফরমেশন দিয়ে দেবে যে প্রিপেড এক্সপেন্সেস এতটা ওতে ইনক্লুড আছে, তাহলে ওটা এরকম লেখা থাকে। तो मान लो जैसे कि अभी ये एग्जाम्पल देखने से समझ में आ जाएगा, देखो वेजेस कितना है, मान लो 8,000। ठीक है, अब ये मान लो ट्रायल बैलेंस क्लोज, नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में प्रीपेड वेजेस 5,000। तो ये जो ट्रायल बैलेंस बना है ना, वो कैसे बना है, मतलब उसमें वेजेस अकाउंट जब आया तो हम लोग सोचो कि जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा, हम लोगों ने जितना वेजेस पे किया तो उसका एंट्री हम लोगों ने किया होगा वेजेस टू कैश या बैंक। तो वेजेस में टू कैश या बैंक आ गया, बाई बैलेंस सीडी आ गया, वो बैलेंस इधर दिख रहा है जो कि 8,000 का है। फिर हमें बताया जा रहा है कि प्रीपेड वेजेस कितना हुआ था, 5,000। तो फिर ड्यूरिंग द ईयर का वेजेस फिर कितना हो जाएगा, 3,000। तो हमें उतना ही हमारे फाइनल अकाउंट्स में दिखाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एंट्री तो वही हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा प्रीपेड वेजेस टू वेजेस 5,000 5,000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट ट्रेडिंग एंड पीएल, तो ये ट्रेडिंग आइटम है वेजेस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस 8,000। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या हुआ, वेजेस क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट होने का मतलब वेजेस तो नॉर्मली डेबिट आइटम है तो लेस होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्री पेड 5,000, तो कितना हो जाएगा 3,000। मतलब ड्यूरिंग द ईयर का हमारा कैश आउटफ्लो 8,000, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा कितना है 3,000। और बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड में, करेंट एसेट में प्रीपेड वेजेस, ये एसेट इसीलिए है क्योंकि प्री मतलब कमिंग ईयर का खर्चा अभी से पे करके रखा है तो तब नहीं करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रीपेड एसेट। ठीक है, प्रीपेड आइटम हम लोग का एसेट हो गया। अच्छा, हो गया। अच्छा, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग ओ स्लैश एस लिखा है मैंने। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो इसका एंट्री क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम टू आउटस्टैंडिंग इनकम टू, और इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, পিএল এর বাই সাইডে যাবে। देखो बैलेंस शीट में ये एसेट में करेंट एसेट में जाएगा। ठीक है, ऐसे हाँ, और ट्रेडिंग पीएल में बाई साइड में जाएगा, इसका मतलब ये बेसिकली इनकम में ऐड होगा, पीएल के इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ मान लो लिखा हुआ है रेंट, रेंट किधर लिखे, अगर इनकम दिखाना चाहते हैं तो क्रेडिट, ये ट्रायल बैलेंस क्लोज, एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 500। अब देखो अगर 5,000 क्रेडिट में लिखा हुआ रेंट का एडजस्ट, मतलब इसी का एडजस्टमेंट बोल रहा है, मतलब ऐसा मत सोचो कि आउटस्टैंडिंग रेंट बोल दिया, आउटस्टैंडिंग है मतलब बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग है मतलब ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐड हो जाएगा, ले जाके डेबिट साइड ही ऐड कर दिया, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी एक रेंट दिया है, मान लो ऐसा भी एक रेंट दिया हुआ, उस केस में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि कौन सा रेंट का एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है, अगर दो दो रेंट है, दो दो रेंट का इन द सेंस एक एक्सपेंस वाला
इनकम वाला, तब हमें आउटस्टैंडिंग रेंट का एडजस्टमेंट किसके लिए है वो बोलेगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो एक ही आइटम है तो फिर इसी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, मतलब रेंट का पैसा हमें नहीं मिला है, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, मेरा इनकम ड्यू हो गया है बट मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो इनकम है तो बाई साइड में जाएगा। अब रेंट का इनकम कैसा इनकम है, इनडायरेक्ट, तो कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बाई, पहले लिखेंगे बाई रेंट, ये जो ट्रायल बैलेंस का डेटा है इसको उठा के यहाँ देंगे, ठीक है, और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि है 500, तो कितना हो जाएगा 5500, और बैलेंस शीट में करेंट एसेट के अंडर दिखेगा आउटस्टैंडिंग रेंट। मतलब ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं कि आउटस्टैंडिंग का मतलब ही लाइबिलिटी, ऐसा थोड़ी है, यहाँ लाइबिलिटी हुआ तो मतलब ऐसा सोचते हैं ना हम लोग कि आउटस्टैंडिंग है चलो लाइबिलिटी साइड लिख दो, नहीं, ये वाला लेकिन इनकम आउटस्टैंडिंग है तो मेरे लिए तो एसेट ही होगा। হ্যাঁ কিন্তু এটা আউটস্ট্যান্ডিং, আউটস্ট্যান্ডিং মানে হ্যাঁ ওইটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তখন বলতে মানে বোঝাতে পারলাম না যে আউটস্ট্যান্ডিং হলো মানে সব লাইবিলিটি আর প্রিপেড হলো মানে সব এরকম নয়, ইনকাম না এক্সপেন্স তার উপর ডিপেন্ড করছে। जैसे देखो प्रीपेड इनकम, इसके बाद करेंगे। प्रीपेड इनकम, ठीक है, इसका एंट्री क्या होगा, तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है, इधर हो जाएगा लाइबिलिटी साइड करेंट लाइबिलिटी, और यहाँ पर हो जाएगा लेस इनकम से। प्रीपेड इनकम का मतलब समय से पहले हमें अपना इनकम मिल गया, तो फाइनल अकाउंट्स क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का बनेगा तो वो नहीं दिखा सकेंगे। इंटरेस्ट 15,000, एडजस्टमेंट प्रीपेड इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंटरेस्ट 2000, 2000, ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये पीएल का आइटम है, तो सबसे पहले ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस वाला डेटा लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट 15,000, प्रीपेड इंटरेस्ट तो पहले से ही मुझे 2000 मिल गया बट अभी तक वो टाइम नहीं आया था, तो प्रीपेड लेस हो जाएगा 2000, तो ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट इनकम 13,000। अब ये देखो प्रीपेड है मतलब एसेट है ऐसा बात नहीं है, प्रीपेड इनकम है तो हम लोग का क्या बन गया, लाइबिलिटी, तो करेंट लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा प्रीपेड इनकम टू
ठीक है, अब देखो दो चार एडजस्टमेंट मिला के हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग वो बनाओ। ठीक है, ये एक ट्रायल बैलेंस हो गया। वेजेस 50,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000, इसके अंदर है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000, रेंट 40,000, 30,000, कमीशन 10,000, 8,000, इंटरेस्ट 10,000। टोटल कुछ है नहीं, मतलब ये सब कुछ आइटम है। ठीक है, टोटल दोनों साइड शायद मैच नहीं करेगा क्योंकि मैंने उस हिसाब से दिया नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एडजस्टमेंट यहाँ पर लिख देते हैं। एडजस्टमेंट है ट्रायल बैलेंस के अंदर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹10,000, प्रीपेड इनकम फ्रॉम रेंट ₹2,000, आउटस्टैंडिंग कमीशन पेबल ऑफ ₹3,000। तुम लोग को ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है, या फिर जहां जहां मतलब फाइनल अकाउंट्स अगर बनेगा तो ये सब कहाँ कहाँ आएगा वो ट्रीट करके बता। मतलब एक ट्रेडिंग पीएल तो यहाँ पर लिख देते, प्रीपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट बना। প্রফিট বের করেছো? না মানে আমি ওরকম কিছু করিনি, শুধু এই আইটেম গুলো লিখে দাও তাহলেই হবে। মানে সবকিছু তো নেই ওই জন্য, सिर्फ एडजस्टमेंट कहाँ क्या होगा वो दिखाना है। ठीक है, तो देखो हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएल और
बैलेंस शीट। तो देखो कैसे करके फाइनल अकाउंट्स बनता है, जो तुम लोग को तो पता है, फिर भी हम एक बार बताएंगे। देखो जब हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ये पढ़ने के बाद हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। अब देखो किस पे एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट के यहाँ पर एक मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। प्रीपेड इनकम फ्रॉम रेंट, तो रेंट पे एक मार्किंग कर देंगे। आउटस्टैंडिंग कमीशन पेएबल, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन पे एक मार्किंग, मतलब ये तीनों में एडजस्टमेंट। अब ऐसा करने के बाद ट्रेडिंग पीएल का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अब सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का आइटम जो जहां जाएगा एक एक करके पुट करना है। जैसे वेजेस, वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि इसमें रेड कलर का कोई बिंदी नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली ट्रेडिंग में लिखेंगे टू वेजेस। कितना लिखे, 50,000। हाँ 50,000। अच्छा अब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस ये कहाँ लिखोगे। बैलेंस शीट हाँ बैलेंस हाँ शीट लायबिलिटी सब। है है लाइबिलिटी साइड है, तो यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी के अंडर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। 10,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो ये आउटर कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है रेंट, इसमें एडजस्टमेंट है। हम्म, না এটা ডিউরিং দ্য ইয়ারেরই, এটা আউটস্ট্যান্ডিং দেয়া আছে মানে এটার জার্নাল লেজার ট্রায়াল হয়ে গেছে, মানে ডিউরিং দ্য ইয়ার। যেমন আউটস্ট্যান্ডিং হতেই পারে, ধরো আমাকে কাউকে স্যালারি দিতে হবে পুরো এই বছরে, ফাইনাল অ্যাকাউন্টস করছি 12 মাসের, আমি তাকে 10 মাসের দিয়েছি, তাহলে কত দিনের বাকি, 2 মাসের, তো ওটা তো আমার ফাইনাল অ্যাকাউন্টসে কভার হবে না, কারণ ফাইনাল অ্যাকাউন্টস তো 12 মান্থসের আমাকে দেখো। अब देखो रेंट 40,000 30,000, अब इसमें एडजस्टमेंट है, लेकिन रेंट कौन सा वाला है, प्रीपेड इनकम, मतलब कौन से वाले रेंट पे एडजस्टमेंट है इसमें, है ना। तो ये वाला 40,000 जो है, हाँ 40,000 को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। यहाँ नीचे लिख रहे हैं क्योंकि वो पीएल का आइटम है, कितना लिखेंगे 40,000, तो ये आउटर कॉलम में लिख देंगे। और जो इनकम वाला है वो बाई रेंट बोल के इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग का एडजस्टमेंट है, वो था शायद 30,000, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। कमीशन, अब कमीशन पेएबल मतलब किसमें एडजस्टमेंट है, इसमें, ठीक है। तो टू कमीशन में हमें यहाँ पर टू कमीशन कितना है, 10,000, तो ये इनर कॉलम में जाएगा। और बाई कमीशन जो है वो, अब क्योंकि एडजस्टमेंट है तो एक लाइन यहाँ जगह रख देना चाहिए, तो बाई कमीशन कितना है 8,000, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से पहले फाइनल अकाउंट्स में डेटा लिख लेना चाहिए। अच्छा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है, तो टू इंटरेस्ट 10,000, 10,000, ठीक है। अच्छा अब एडजस्टमेंट का क्या होता है, अब देखो जो ट्रायल बैलेंस में है वो आइटम एक ही बार पुट होगा, चाहे तो वो ट्रेडिंग में जाएगा या तो पीएल में जाएगा या तो बैलेंस शीट के एसेट या लायबिलिटी, जहां जाएगा जैसा आइटम होगा वैसा। अब जैसे ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो ये 10,000 दो जगह पे पुट होगा, या तो ट्रेडिंग में बैलेंस शीट में, या तो पीएल बैलेंस शीट, या तो ट्रेडिंग एंड पीएल, डिपेंड करता है क्या है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंसेस था, मतलब मेरा और भी 10,000 का इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस है जो मैंने पे नहीं किया है, तो नहीं किया है तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो एक तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगा, और दूसरा जो है ये हम लोग का इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस के साथ बढ़ जाएगा, ऐड होगा, क्योंकि मेरा खर्चा तो ज्यादा है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था, तो टोटल कितना हो गया 20,000। ये हमेशा दो जगह पे पुट होगा, तो ये एक बार यहाँ चला गया और एक बार यहाँ आएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दो जगह पे क्यों होगा, क्योंकि समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट, अभी जो हम लोगों ने सीखा जर्नल एंट्री होगा, तो जर्नल एंट्री में समथिंग डेबिट, तो इसका एंट्री क्या है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसका एंट्री क्या है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का इम्पैक्ट यहाँ पर और इंटरेस्ट डेबिट का इम्पैक्ट यहाँ पर, इसीलिए दो जगह पे जाता है। प्रीपेड इनकम फ्रॉम रेंट, तो इसका एंट्री क्या होगा टू रेंट, ठीक है। तो टू रेंट, तो रेंट क्रेडिट हो रहा है, तो फिर हमें रेंट में क्या करना पड़ेगा इस आइटम को, ये जो है यहाँ पर लेस, लेस हाँ अमाउंट कितना था 2,000,
तो कितना आ जाएगा 28,000। और प्रीपेड इनकम क्या है, तो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी 2,000। अच्छा, फिर इसके बाद आउटस्टैंडिंग कमीशन पेबल 3,000। तो कमीशन पेबल मतलब खर्चा, तो वो आउटस्टैंडिंग रखा है, तो खर्चा 3,000 से कम दिख रहा है, तो 3,000 से खर्चे को बढ़ाओ, आउटस्टैंडिंग कमीशन। और आउटस्टैंडिंग कमीशन बोल के यहाँ पर आ जाएगा 3,000। ठीक है, इस तरीके से एडजस्टमेंट होता है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने जितना सारा एडजस्टमेंट सीखा उससे एक थोड़ा सा बड़ा हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। अब चलो नेक्स्ट फिर एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इस तरीके के चीजों को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, लॉस तो डेबिट होता है, तो लॉस बाय फायर हो या फिर थेफ्ट हो, अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, क्रेडिट परचेस, परचेस क्रेडिट होगा, क्योंकि मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो लॉस होगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पीएल में। ठीक है, ये एंट्री होता है। अब एडजस्टमेंट क्या क्या होगा, तो एडजस्टमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ट्रेडिंग एंड पीएल में क्या एडजस्टमेंट होगा और बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट होगा। परचेस से लेस होगा, मतलब ट्रेडिंग में ये वाला होगा, और पीएल में क्रेडिट होगा, साइड की पीएल में ये क्रेडिट होगा। ये देखो, पीएल डेबिट टू लॉस, तो पीएल अकाउंट में ये क्या हो जाएगा, टू लॉस बाई फायर, तो क्रेडिट हुआ ना। और बैलेंस शीट में क्या होगा, आएगा जब इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व हो। ठीक है, इस सिचुएशन में नहीं आएगा। मान लो इंश्योरेंस किया हुआ था स्टॉक, ठीक है, और आग लग के या चोरी होके स्टॉक जल गया, तो ये दो एंट्री तो होगा ही, या चोरी हो गया। अब अगर मेरा इंश्योरेंस किया हुआ था, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से मुझे जो पैसा मिलेगा उसके लिए हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेंगे, डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भाई आपको इतना पैसा दे दे, इतना आपका कवरेज हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, पीएल। ठीक है, और जब पैसा रिसीव कर लेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, जब पैसा रिसीव कर लेंगे, तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या दिखाएंगे, इस इंश्योरेंस कंपनी को डेटर की तरह ट्रीट किया ना, तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को करंट एसेट में दिखाएंगे, रिसीवेबल जैसे डेटर नहीं दिखाते वैसे दिखाएंगे इंश्योरेंस कंपनी में। तो अभी देखो एग्जांपल देते समझ जाओ क्या होगा। परचेज 2 लाख, एडजस्टमेंट लॉस बाय फायर ऑफ रुपीज 10,000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ रुपीज 7,000। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में क्या होगा वही दिखाओ, एंट्री और लिखने का जरूरत नहीं उसको, एंट्री तो लिखा हुआ है, उसमें पुट करने से भी होगा। ट्रेडिंग पीएल में कैसे लिखोगे, तो ट्रेडिंग पीएल में सबसे पहले ट्रेडिंग में क्या लिखोगे, टू परचेस 2 लाख, है ना, लिखो पहले ट्रेडिंग में टू परचेस 2 लाख।
टू परचेस 2 लाख, लॉस बाय फायर 10,000, तो उसका एंट्री क्या होता है? लॉस बाय फायर टू परचेस, सबसे पहले मेरा अगर कोई भी स्टॉक लॉस हुआ तो मेरा परचेस से वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, तो इसीलिए परचेस से लेस होगा, तो लॉस बाय फायर 10,000, तो कितना आ जाएगा? 1,90,000। लेकिन हम लोग को पता है कि ये जो एडजस्टमेंट में रहता है उसका ट्रीटमेंट दो जगह पे तो कम से कम होता ही, बट इस केस में उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो एक लॉस हुआ 10,000। अभी इस लॉस को, अब देखो इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस कंपनी 7,000 का क्लेम देगी, तो एक्चुअली लॉस कितना हो रहा है? सिर्फ 3,000, तो पीएल में कितना दिखाएंगे? 3,000। जो लॉस होगा, हाँ 3,000, वही पीएल में दिखाएंगे, तो टू लॉस बाई फायर 3,000, ठीक है। अच्छा, और बैलेंस शीट में क्या दिखा होगा? हाँ, करेंट एसेट में दिखाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर के तरह ट्रीट करते हुए कितने से दिखाएंगे? 7,000 से, ठीक है। और यहाँ पर इनकम को ड्यू भी करेंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम, ये वाला इंट्रो। तीन जगह पे इनकम, यदि क्या আসবে না ইন্স্যুরেন্স ক্লেম রিসিভেবল, তো ডিউ হচ্ছে না ইনকামটা। যেমন আমরা যদি ডেটার দেখাই তাহলে ওর সেলটাও তো দেখায়, দেখেন সেরকমই তো, তাই তো হওয়ার কথা। मतलब इसका अगर नेट एंट्री करे तो ये ऐसा नहीं होगा कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 7,000, लॉस बाय फायर डेबिट कितना? 3,000। टू क्या होगा? टू पीएल, तभी तो हुआ इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू पीएल, तो बाई इंश्योरेंस क्लेम 7,000 और लॉस बाई फायर टू पीएल, তো আলাদা এন্ট্রি হবে না ওটার হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে 7,000 3,000টা বলছি। ये नहीं आएगा 10,000 का, जो हम लोग का पीएल में ये जा रहा है, तो ये तो अगर हम लोग कंबाइन करें तो फिर ये 10,000 को तो ट्रेडिंग पीएल लिखो या पीएल लिखो, यही तो लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखे? ट्रेडिंग लिखे, फिर वो तो তাহলে তো ট্রেডিং এ গেলে তো এন্ট্রি, ওটা তো স্টক কম হচ্ছে, একটা লস হচ্ছে 3,000 আর একটা আমি রিসিভেবল আমার 7,000, এক জায়গা দু জায়গা তিন জায়গা। হ্যাঁ, এটা এটা মানে আমি দেখাচ্ছি যেরকম আমার ইনকাম ডিউ হয় না, তো এটা আমি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে পাবো, তাহলে আমার এটা ডিউ ইনকাম হবে না, আর যেহেতু পাইনি এখানে, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ মানে এটা রিসিভেবল হলে, এই যে অ্যাডমিট বলেছে না ক্লেমটা, অ্যাকসেপ্টেড দ্য ক্লেম, তাহলে আমি 7,000 টাকা তো আমার ডিউ হয়ে গেল কনফার্ম,
যদি एक्सेप्टेड ना हो तो ताले আমি এটা লিখতে পারতাম। मतलब अगर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ बोल रहे हैं बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तब तो ये नहीं लिख सकते। एक्सेप्ट करने का मतलब ये पैसा मुझे फ्यूचर में अब कंफर्म मिलेगा। ठीक है, इसीलिए किया। अच्छा, अब देखो, बैड डेट से रिलेटेड हम लोग, रिलेटेड टू बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बैड डेट का एंट्री क्या होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेट। अच्छा, अब इसका एग्जांपल देखो। एक ट्रायल बैलेंस लेते हैं। डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर लिखेंगे डेटर 10,000, बैड डेट 2,000। तो अगर फाइनल अकाउंट्स में ये पुट करने बोले तो ट्रेडिंग पीएल में कहाँ लिखा जाएगा, या फिर बैलेंस शीट में अगर जाएगा तो कैसे जाएगा? हाँ, डेटर बैलेंस शीट में आ जाएगा 10,000, और ये टू बैड डेट बोल के पीएल में आ जाएगा 2,000। ठीक है, ये करेंट एसेट में आ रहा है। सिंपल ये वाला। थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को और बढ़ा लेते हैं। ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, डेटर 20,000, बैड डेट 5,000, एडजस्टमेंट बैड डेट ब्रैकेट में फर्दर 1,000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट करना है हम लोग को ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले डेटर को करेंट एसेट में लिखेंगे। बैड डेट 5,000। ठीक है, ये जैसे पहले वाला क्वेश्चन में लिखा वैसे ये 2 पॉइंट लिख लिया। अब बोल रहा है बैड डेट फिर से हुआ था, लेकिन उसका जर्नल एंट्री हुआ नहीं, लेजर नहीं हुआ, इसलिए वो बाहर दिख रहा है। तो एंट्री क्या होता है? बैड डेट डेबिट टू डेटर। तो बैड डेट डेबिट हो रहा है मतलब बैड डेट और भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट 1,000। तो कितना हो जाएगा? 6,000 का टोटल बैड डेट टू डेटर। डेटर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि बैड डेट होने से डेटर तो और कम होगा कि उतना पैसा मुझे नहीं मिलेगा। तो बैड डेट बोल के यहाँ से मतलब भाई फर्दर बैड डेट, मैंने यहाँ जगह नहीं तो मैंने सिर्फ बैड डेट लिख लिया। तो ये कितने का बन गया? 19,000। ठीक है, अच्छा, अब प्रोविजन क्रिएशन के ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्रोविजन का एंट्री क्या होता है? अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाते हैं, मतलब हम लोग बनाते हैं ना डेटर के अगेंस्ट में प्रोविजन बनाते हैं, तो प्रोविजन तो हमेशा लाइबिलिटी होता है, और डेबिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट से बनता है, पीएल। ये एंट्री होता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं।
डेटर 50,000, बैड डेट 1,000. Adjustment. Further, bad debt 1,000. Create provision for bad debt at the rate of 10%. अब ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में ये कैसे दिखेगा? ट्रेडिंग एंड पीएल, और इसके नीचे ही बना लेते हैं बैलेंस शीट. तो डेटर सबसे पहले बैलेंस शीट में लिखेंगे, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, फिर वहाँ कम जगह में नहीं होगा, ये ऊपर डेटर लिख दिया बैलेंस शीट में 50,000. बैड डेट 1,000. फर्दर बैड डेट हुआ है तो फिर से बैड डेट बढ़ेगा. फर्दर बैड डेट 1,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2,000. क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%. अच्छा, इधर से भी डेटर से भी कम होगा. बैड डेट अगर क्रिएट हो रहा है मतलब फर्दर बैड डेट हुआ है तो 1,000 लेस होके हो जाएगा 49,000. अच्छा, ये तो देखो, बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में फर्क क्या होता है? बैड डेप्ट का मतलब कंफर्म मुझे पता है कि मुझे आगे जाके और 1,000 रुपए नहीं मिलेगा, ये बात का मेरे पास कंफर्मेशन है. लेकिन प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मुझे 10% पैसा नहीं मिलेगा जितना मुझे मार्केट से मिलना चाहिए, बट मेरा एस्टिमेट है कि शायद ना मिले. ठीक है, ये एस्टिमेट हम मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से करते हैं. तो एस्टिमेटेड वे में मेरे को और 10% नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है, तो मुझे डाउट किस पे होना चाहिए? अब अगर तुम लोग बोलोगे कि हमें 50,000 पे तो प्रोविजन बना लेना चाहिए था, क्यों बनाया? क्योंकि जब मुझे पता ही है कि 1,000 रुपए का मुझे और पैसा मिलेगा ही नहीं, तो मेरा गुड डेटर, प्रोबेबली गुड डेटर कितना होगा? 49. तो मुझे अगर डाउट करना ही है तो 49 पे करना है. 50,000 में तो 1,000 का तो कोई डाउट नहीं है, ये तो कंफर्म है कि नहीं मिलेगा, तो उस पर डाउट क्यों करें? वो तो पता ही है नहीं मिलेगा. तो अगर 10% का डाउट करना है तो इस पे करना चाहिए. ठीक है, तो लेस कर देंगे पीवीडीडी. पीवीडीडी करने से क्या होगा? डेटा कम होगा. ठीक है, तो 10% कितना हो जाएगा? 49. हाँ, तो फिर कितना आ जाएगा? 44,100. और पीवीडीडी करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा. प्रॉफिट से तो पीवीडीडी बनता है ना, तो 2 पीवीडीडी कितना हो जाएगा? 4,900. ठीक है, 4,900 हो जाएगा. ওটাই বলবো, এরপরে দেখো এটাই করছি. डेटर 2 lakh. बैड डेट 2,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000. एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट 5,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट required at the rate of
10%. Provision for discount on debtor at the rate of 2%. ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग पीएल और इसमें पहले इंपैक्ट देखते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट। देखो सबसे पहले डेटर को लिखेंगे, इनर कॉलम भी लिखना चाहिए क्योंकि डेटर में तो एडजस्टमेंट है, क्योंकि डेटर रिलेटेड पॉइंट ही तो हम लोग कर रहे हैं। बैड डेट तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैड डेट 2000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ दिया हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे प्रोविजन क्रिएट करने का एक प्रैक्टिस होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन का, तो इनका ये रूल्स है कि ये प्रोविजन हमेशा क्रिएट करते हैं। तो जो प्रोविजन क्रिएट किया था उसमें से कितना बचा हुआ है, 5,000, ठीक है। ये प्रोविजन का मतलब ये होता है कि कुछ प्रॉफिट से पैसा उठा के रख देना। मुझे लग रहा है कि मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिया, तो मुझे लग रहा है वो मेरा 20 रुपए नहीं दे पाएगा, 80 रुपए दे देगा, तो मैंने 20 रुपए हटा के रख दिए क्योंकि मेरा 20 रुपए लॉस होगा। ताकि लॉस जब अचानक से आए तो मुझे लगेगा कैसे हम उसे संभाले, तो मेरे पास अगर पहले से सेट असाइड किया हुआ है 20 रुपए, तो वो फिर हम उसमें एडजस्ट कर पाएंगे। तो इस चीज को ही बोलते हैं प्रॉफिट से हटा के प्रोविजन क्रिएट करना, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा करती है कि डेटर पैसा देगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल बात है, बिजनेस है तो बैड डेट होगा ही होगा। अब किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो ये जो प्रोविजन, अब मान लो मैंने, मुझे लगा था वो मुझे 20 रुपए नहीं देगा, बट उसने ना मुझे 90 रुपीज दिया, तो कितना नहीं दिया, 10। तो मेरे प्रोविजन में कितना पैसा बच गया, तो वो बचा हुआ, ये जो दिख रहा है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, ये बचा हुआ, ठीक है। এটা 22 সাইডে ওই জন্য লিখি না, বলছি এটা 22, হ্যাঁ বলতে পারো যে বেড়ে যাবে, কিন্তু তাহলে 5,000টা পুরোটাই আমার রয়ে গেছে, তাহলে এটা আমার যেমন ইনকামের মতো বলতে পারো। মানে যেমন আমার আমার যেটা রয়ে গেল সেটা আমার ইনকাম, সেই জন্য এটাকে কেন 22 সাইডে, আবার এটার অন্য আরেকটা অ্যাডজাস্টমেন্টও হয়, बोलছি। तो देखो इसको बाई साइड में भी लिख सकते हैं, दूसरा एक तरीका है वो भी कर सकते हैं, बट दूसरा तरीका ही हम लोग करेंगे, बाई साइड वाला आजकल कम फॉलो होता है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं एक बार, ठीक है, समझाने के लिए। बाई साइड में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसे लिखेंगे बाई पीबीडीडी, शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इसका पूरा नाम होता है। तो इसको मैंने लिख दिया 5,000, ये हमेशा मेरा ओल्ड प्रोविजन में बचा हुआ अमाउंट को बता रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो फर्दर बैड डेप्ट, तो फर्दर बैड डेप्ट क्या होगा, बैड डेप्ट में ऐड हो जाएगा 5,000, तो टोटल कितना हो गया 7,000, ठीक है। और डेटर से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। डेटर से लेस क्यों होता है, क्योंकि बैड डेप्ट हुआ तो उतना पैसा कम मिलेगा ना, तो जो मेरा डेटर 2 लाख का दिख रहा है वो अब कितने का दिखेगा, 1,95,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि इनका एक रूल्स है कि ये 10% प्रोविजन क्रिएट करता है। अब किस पे क्रिएट करेंगे, गुड डेटर पे। तो गुड डेटर कितना है, 1,95,000, इस पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे कितना, 10%। तो पहले प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो पहले क्या होगा, पहले अमाउंट पता करना पड़ेगा ना कितना, जैसे मैंने पीएल का एंट्री दिखाया, लेकिन वो तो बाद में होगा, पहले तो ये पता करो कि कितने का प्रोविजन क्रिएट करोगे, तो वो कितना हो रहा है 1,95,000 पे 10% मतलब 19,500, तो उसका एंट्री फिर क्या हुआ, डेटर कम हो गया, डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो डेटर अकाउंट, सॉरी, पीबीडीडी टू डेटर हुआ कि नहीं, डेटर कम हुआ ना, तो डेटर क्रेडिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब पीबीडीडी डेबिट, अब जब पीएल से उसे क्रेडिट करोगे तो पीएल टू पीबीडीडी, मतलब उससे पहले आइडेंटिफाई किया कितने का पीबीडीडी बनेगा, तो जितने का पीबीडीडी बनेगा उतने से मेरा डेटर कम होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, एट द रेट ऑफ 10% करके 19,500, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, अब इसका दूसरा एंट्री भी तो होगा, क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट चल रहा है, तो इसका डेबिट क्रेडिट, तो फिर पीबीडीडी कहाँ से क्रिएट करोगे, अब ये 19,500 प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट कम होगा तो पीएल डेबिट होगा, तो टू क्या लिखोगे, पीबीडीडी,
ठीक है, टू पीवीडीडी बोल के कितना लिख दोगे। हाँ, अब अगर हम सिर्फ यहाँ पर ये ऐसे लिखते, देखो अब हम रेड कलर से लिखेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसको समझाना चाहते हैं इस तरीके से। अगर हम लोग इस तरीके का मेथड यूज कर रहे हैं तो टू पीवीडीडी कितना हो गया, 19,500, ये बन गया। लेकिन एक दूसरा मेथड होता है, दूसरे मेथड में कैसे होगा, ये रेड कलर से जो लिखा हुआ है ये हमें नहीं लिखना है, ठीक है, दोनों साइड ही नहीं लिखना है। तो हमें क्या करना है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो मुझे इस बार कितना पीवीडीडी क्रिएट करना पड़ेगा, पहले से मेरे पास पीवीडीडी में कितना पड़ा हुआ। अच्छा, जैसे मेरा एग्जांपल देखो, मेरे पास 20 रुपए का सेट असाइड किया हुआ था, मेरा 10 रुपए लॉस में गया, 10 रुपए वहां बचा हुआ है। अब हम सोच रहे हैं फिर से मुझे 20 रुपए का पीवीडीडी करना है, तो हम उसमें और कितना पैसा डालें, फिर 10 रुपए डालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं लिख के इसको एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि करेंटली फिर कितना पीवीडीडी बनाना है, तो मुझे बनाना है 19,500, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ, तो फिर कितने का बनेगा, तो ये वैसे भी 14,500 ही होगा ना, दोनों साइड एडजस्ट करोगे। अगर मान लो ये एक सिंगल अकाउंट बनाते, एक सिंगल लेजर बनाते, तो इधर बैलेंस होके क्या आता, 14,500 ही तो आता, ठीक है। तो वैसे ही वही वाला चीज, तो ऐसे नहीं लिख के हम लोग एक्चुअली अभी इसको ऐसे प्रेजेंट करते, न्यू 19,500, ओल्ड 5,000, तो फिर नेट कितना, 14,500। और अगर ये रेड कलर से जो लिखा हुआ है इसको भी बैलेंस करोगे तो वो 14,000 कितना, 500 ही दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो। अच्छा, अब दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है, या तो ये, लेकिन हाँ ये रेट वाला भी नहीं करना है, ठीक है, तुम लोग को यही वाला प्रोसेस फॉलो करना है। फिर बोल रहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने डेटर को डिस्काउंट भी देंगे, उसका प्रोविजन मतलब अभी तक नहीं पता कि किसको कितना डिस्काउंट देंगे, बट एक एस्टिमेट कर रहे हैं कि टोटल जो डेटर है उस पर 2% डिस्काउंट देंगे। अब डिस्काउंट हमें 2 लाख पे क्रिएट कभी नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 लाख में तो 5,000 रुपए मुझे मिलेगा ही नहीं, तो जो मुझे पैसा नहीं देगा उसको थोड़ी हम डिस्काउंट देंगे, नहीं देंगे। तो फिर कितने पे क्रिएट करें, क्या 1,95,000 पे क्रिएट करें, नहीं, क्योंकि उसमें भी मुझे डाउट है कितने रुपए का नहीं मिल सकता है अमाउंट, इतना। तो फिर जो मुझे रिसीवेबल होगा, जिसपे मुझे डाउट नहीं है, मुझे उन लोगों को ही डिस्काउंट देना चाहिए, तो डिस्काउंट कितना, 2% बोला है, तो डिस्काउंट देंगे तो डेटर क्या हो जाएगा, कम। तो फिर यहां से डिस्काउंट वाला क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो डिस्काउंट को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, मतलब ऐसे लिख दो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना बोला है, एट द रेट ऑफ 2%। तो 1,75,500 पे 2% करने से जितना आएगा फिर माइनस कर देंगे तो पता चलेगा। तो फिर कितना आ रहा है लेस करने के बाद, ठीक है। और इसका फिर ये प्रोविजन बनेगा तो फिर से पीएल में चार्ज होगा, तो क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 3,5,1, ठीक है। तो बाई साइड में इस वजह से लिखते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम लोग चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, बट तुम लोग को यही वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमें सिर्फ पीवीडीडी अकाउंट बनाने बोले तो वो कैसे बनेगा, देखो अगर तुम लोग को सिर्फ ये इंफॉर्मेशन से बोले कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट बना, तो वो कैसे बनेगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, कितना है इसका ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, 5,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरा बेड डेप्ट कितना कितना है, एक बार 2,000 है और एक बार कितना है 5,000, ठीक है। तो यहाँ पर टू क्या लिखेंगे, बेड डेप्ट, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट तो बनाया इसलिए गया है कि बेड डेप्ट को हम लोग राइट ऑफ कर पाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2,000, और यहाँ पर फिर से टू बेड डेप्ट, या एक साथ भी लिख सकते हैं 5,000, मतलब ये जो 7,000 का बेड डेप्ट है वो मुझे राइट ऑफ करना है, लेकिन मेरे पास अवेलेबिलिटी कितना है, तो कर नहीं सकते हैं ना। तो फिर 2,000 तो कर लेंगे, फिर बचा कितना 3,000, आगे जाके कितना करना है 5,000, तो फिर मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रोविजन क्रिएट किया भी है ड्यूरिंग द ईयर, कितना किया है देखो, हाँ 19,500 मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा।
तो देखो 5,000 मेरा पहले से मेरे पास पड़ा हुआ था, मुझे जरूरत था 7,000 का, लेकिन मुझे बैकअप मिला सिर्फ 5,000 का, ठीक है। और मुझे 19,500 क्रिएट भी करना है इस साल, तो फिर मुझे पीएल से कितना अमाउंट सेट असाइड करना पड़ेगा? तो देखो 19,500 तो करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये तो जीरो हो जा रहा है, ठीक है। 19,500 तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ कितने का कमी पड़ रहा है, तो फिर और कितने का बनेगा? तो फिर यहाँ पर बैलेंस उतने का ही आएगा, तो ये टोटल कितना आ रहा है? और इधर हो जाएगा और पीएल में क्या लिखोगे? 2 पीबीडीडी बोल के 21,500। ট্রেডিং পিএল করতে বললে না, তখন ব্যাড ডেটটা ওটার সাথে অ্যাড অন, মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে যদি শুধু পিবিডিডি অ্যাকাউন্ট করতে বলে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ব্যাড ডেটটাকে তো রাইট অফ করতে হয় পিবিডিডি ইউজ করে। তো সেই জন্য এইভাবে আমি এন্ট্রিটা দেখিয়েছি কি পিবিডিডি টু ব্যাড ডেট, পিবিডিডি টু ব্যাড ডেট, বিকজ ব্যাড ডেটটাকে আমরা যে রাইট অফ করব তখন আমরা কিসের থ্রুতে করছি? পিবিডিডি যে অ্যাকাউন্টটা বানিয়েছি সেটার ইউজ করছি, ঠিক আছে। ইউজ করলে আমাদের এটা হলো। তো এইবারে আমাদের পিবিডিডি তে কত গেল? তাহলে 21,000, মানে পিএল থেকে কত গেল? 21,500। এবারে এইটা যদি ভাবছো যে এখানের সাথে ম্যাচ হলো না, এটা তোমার 14। হ্যাঁ, ওইটা যেহেতু আমরা ওটা ওখানে দেখাচ্ছি ওটার সাথে, ঠিক আছে। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग चैरिटी पे करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट, तो गुड्स used for charity, sample distribution, personal use, ठीक है। तो हम लोग चैरिटी पर्पस के लिए गुड्स यूज कर सकते हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो एंट्री क्या होता है? चैरिटी, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और ड्राइंग्स बोलते हैं पर्सनल यूज को। अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? परचेज। गुड्स ड्रॉ करेंगे तो तीनों केस में स्टॉक तो मेरा कम होगा, ठीक है। और अगर हम लोग चैरिटी और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उस केस में नेक्स्ट एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और चैरिटी। और अगर पर्सनल यूज हुआ तो फिर कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस, परचेज, चैरिटी 50,000 और 10,000 कर दो। 50,000 का परचेज, 10,000 का चैरिटी। एडजस्टमेंट है गुड्स यूज्ड फॉर फ्री सैंपल, गुड्स
used for free sample ₹1,000, goods withdrawn for personal use ₹3,000। तो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आएगा? पहले तो टू परचेज लिख देंगे। कितना है? 50,000। अच्छा, अब सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? लेस हो जाएगा, स्टॉक कम हो रहा है। कितना? 1,000। और जो ड्राइंग्स है वो भी गुड्स है, तो परचेज उसमें भी कम होगा 3,000। तो स्टॉक कितना बचेगा? 46,000। ये ट्रेडिंग में चला गया, ठीक है। अब पीएल में क्या लिखेंगे? टू चैरिटी और टू सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। कितना कितना? 1,000 और चैरिटी का 10,000। और इधर बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल का अमाउंट रहेगा कुछ भी, उसमें से लेस कर देंगे पर्सनल यूज वाला ड्राइंग्स, जो कि है 3,000। ठीक है, तो सैंपल, ये देखिए सैंपल वाला यहाँ पर चैरिटी, ये जो 10,000 वो तो हम लोग का परचेज से लेस हो गया। और इधर जो था गुड्स यूज्ड फॉर फ्री सैंपल 1,000, तो ये भी लेस हो जाएगा। और पर्सनल यूज 3, लेकिन जो बाहर है उसका एडजस्टमेंट दो बार होगा, तो 1,000 और 3,000 दो जगह पे पुट होगा। तो ये देखो दो जगह पे पुट हुआ, एक बार 3,000 यहाँ, एक बार 3,000 यहाँ, एक बार 1,000 यहाँ, एक बार 1,000 यहाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो म्यूचुअल डेटर क्रेडिटर। म्यूचुअल डेटर क्रेडिटर, म्यूचुअल डेटर एंड क्रेडिटर। तो म्यूचुअल डेटर क्रेडिटर कैसे होता है? जैसे मान लो कि किसी बिजनेस ने सेल किया है मिस्टर ए को 1 लाख का सामान, ठीक है। और सेम मिस्टर ए ने भी इनको बेचा है, मान लो बिजनेस ने इनको, और मिस्टर ए ने मान लो इनको सेल किया है 20,000 का। ठीक है, मतलब एक बिजनेस ने मिस्टर ए को बेचा है, मिस्टर ए ने भी उसको बेचा है। तो बोलो जब मिस्टर ए को बेचा गया तो बिजनेस में क्या एंट्री हुआ होगा? पहले इनका एंट्री करते हैं। मिस्टर ए टू सेल्स 1 लाख, ठीक है। और जब मिस्टर ए से इन्होंने परचेज किया, मतलब इसी के बुक्स में एंट्री बता रहे, तो फिर क्या हो जाएगा? मिस्टर ए ने सेल किया मतलब इसने परचेज किया, हाँ, परचेज टू मिस्टर ए 20,000, हाँ 20,000। तो अब ये हिसाब क्या हुआ कि मिस्टर ए से 1 लाख मिलेगा, मिस्टर ए को देना है 20,000। तो अब 1 लाख लो 20,000 दो, ऐसा नहीं करके हम लोग नेट कर देंगे। तो इसका मतलब किसको पैसा मिलेगा? बिजनेस को ही मिल रहा है कि 1 लाख उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसको क्योंकि 20,000 देना है, तो वो बोलेगा ठीक है मुझे 80,000 दे दो मिस्टर ए को, ठीक है। तो इसको बोलते म्यूचुअल सेटअप, ठीक है। तो फिर कैसे लिखेंगे? तो नेट क्या हो जाएगा? 80,000 नेट टू बी रिसिव्ड 80,000, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में, ठीक है। अगर एक बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में ये बिजनेस का बैलेंस शीट है, ठीक है। तो उनका डेटर कितना दिख रहा था पहले? 1 लाख। उनका क्रेडिटर कितना दिख रहा था? 20,000, ठीक है। तो अब कितना म्यूचुअल सेटअप कर सकते हैं?
20,000 ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, 80 नेट रिसीव्ड होगा, लेकिन सेट ऑफ कितने से कर सकते हैं, मतलब किसी एक साइड का वैल्यू 0 हो जाएगा, कितने से होगा, 20,000, क्योंकि हम लोग सेटअप तो 20 का ही कर सकते हैं। उससे बोलेंगे मतलब दोनों में सेटलमेंट कितने का किया, 20,000 का, कि 20,000 ना तो तुम दो ना तो हम लेंगे, मुझे बस 80,000 दे दो, ठीक है। तो जो अमाउंट सेटअप हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल सेटअप। तो देखो 20,000 का क्रेडिटर खत्म, क्योंकि वो और मिस्टर ए को 20,000 नहीं देने वाला है। वो बोल रहे तुम मेरे और क्रेडिटर नहीं है, मुझे तो तुमसे 1 लाख मिलेगा, तुम और मेरे क्रेडिटर नहीं हो, तो क्रेडिटर को उसने खत्म कर दिया, ठीक है। और डेटर को बोला ठीक है, क्रेडिटर खत्म तो ऐसे नहीं हो सकता है, तो मेरा डेटर कम हो गया, मतलब हम तुमसे कितना पैसा कम मांगेंगे, 20,000। तो फिर मेरा, 20,000। हाँ, तो फिर मेरा डेटर कितने का दिखेगा, 80,000। इस चीज को बोलते हैं म्यूचुअल सेटअप। इतना याद रखो, जो लोअर वैल्यू होता है उससे सेटअप होगा, जैसे 1 लाख और 20 में लोअर किया 20, उसी से ही सेटअप हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल, डेटर 2 लाख, क्रेडिटर 1 लाख, एडजस्टमेंट में है म्यूचुअल डेटर एंड क्रेडिटर 30,000। बोलो कैसे सेटअप करोगे बैलेंस शीट। तो पहले तो इधर लिखो डेटर कितना, 2 लाख, इधर लिखो क्रेडिटर कितना, 1 लाख। अब यहाँ पर म्यूचुअल सेटअप अमाउंट बोल ही दिया है, कितना है, 30,000, मतलब दोनों साइड से कितने से सेटअप कर सकते हो, 30,000। और हाँ, और इधर भी हो जाएगा 30,000, मतलब इधर कितना बचेगा, 70, इधर कितना बचेगा, 1,70,000। मतलब इन दोनों में 30,000 का सेल परचेज हुआ है, इसी वजह से 30,000 से एडजस्ट कर दिया गया, 30,000 का डेटर कम हुआ, 30,000 का क्रेडिटर कम हुआ। और इसका एंट्री क्या होता है, एंट्री मैंने एक बार भी नहीं बताया, यहाँ बता देते। देखो क्रेडिटर कम होने से क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डेबिट, और डेटर कम होने से डेटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से कम होगा, जो म्यूचुअल सेटअप अमाउंट होगा वहां पर। इसके पहले वाले जो एग्जांपल था उसमें 20,000 से सेम यही वाला एंट्री होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 20,000 टू डेटर अकाउंट। ठीक है, और 3 एडजस्टमेंट है, लेकिन टाइम लगेगा, आज तो नहीं कर पाएंगे। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का एडजस्टमेंट है, और एक है एरर बेस्ड एडजस्टमेंट, और एक होता है जीएसटी वाला। वो 3 हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो एडजस्टमेंट करने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।